नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी 360। मैं हूं मनीषा गुप्ता और सोने की चमक यहां पर पड़ती फीकी नजर आई है। ऑल टाइम हाई से हमने करीबन यहां पर गिरावट लगातार बनते हुए देखी है। इस हफ्ते, पिछले हफ्ते की अगर बात करें तो गिरावट के साथ कारोबार था और इस हफ्ते की शुरुआत काफ़ी फ्लैट हुई है। आपको याद दिला दें कि कल यहां पर यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं। 6 और 7 नवंबर को यूएस की फेड मीटिंग है और 4 से 8 नवंबर के बीच में चाइना कांग्रेस की मीटिंग है, जो ये तय करेगी कि आगे जाकर कितना स्टिमुलस मेजर्स और क्या फिस्कल स्पेंडिंग होने वाली हैं। तो उन सब के चलते हमने यहाँ पर हल्की सी जिट्रीनेस बाजार में बनते हुए देखी है। साथ ही बात करेंगे कच्चे तेल की, जहां पर कुछ तेजी देखने को मिली है, जहां पर ओपेक एलाइज का मानना है कि अब जो आउटपुट कट उन्होंने बढ़ाना था वो आगे जाकर शायद और भी डिलेड हो सकता है। दिसंबर की जगह जनवरी से अब यहां पर ओपेक अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएगा, तो उसका असर हमने प्राइसेस में आता हुआ देखा। साथ ही जिस तरह से चाइना के राहत पैकेज की बात की जा रही है, उससे कुछ फायदा हमने बेस मेटल्स में आते हुए देखा। आज के पूरे बाजार में काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस यहां पर मेटल्स की तरफ से आई है। लेकिन बात यहां पर चीनी की भी करेंगे, क्योंकि यहां पर कुछ दिक्कतें अब बनती हुई नजर आ रही हैं क्रशिंग सीजन के चलते। साथ ही बात करेंगे यहां पर खाने के तेलों की भी, जहां पर भावों में हल्की सी जिट्रीनेस देखने को मिली है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डॉक्टर बीवी मेहता, श्री रेणुका शुगर्स के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी, और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के वीपी हेड कमोडिटीज कुणाल शाह और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की एवीपी वंदना भारती। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत यहां पर चीनी के साथ कर लेते हैं। मिस्टर चतुर्वेदी, ये सवाल आपसे है। काफ़ी सारी कंसर्न्स हैं। हमने पिछले 2 क्वार्टर्स से लगातार देखा है मिनिमम सेलिंग प्राइस और एथनॉल प्राइस रिवीजन, ये 2 मांगें हमने देखा इंडस्ट्री की तरफ से लगातार बरकरार रही हैं। अब तो हम वहां खड़े हैं जहां पर क्रशिंग शुरू हो चुकी है, होने वाली है। कैसे देखते हैं आप ये सिचुएशन अब मिल्स के लिए? नहीं, देखिए, सिचुएशन तो बड़ी अजीब और गरीब है। हम लोग तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट जैसे ही अपना ये क्या नाम क्रशिंग सीजन स्टार्ट होगा तो एथनॉल के प्राइस का रिवीजन कर देंगे। कोई लॉजिक नहीं दिखाई देती कि आज मक्के का एथनॉल 72 रुपीज लीटर हो और शुगर का 60 एंड 65। इट डजंट मेक सेंस। पर अभी तक गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं किया। बहुत सारे हम लोगों को भरोसे भरोसे जरूर दिए गए हैं, बट somehow or the other it has not seen the light of the day। और जहां तक एमएसपी का मिनिमम सेलिंग प्राइस का सवाल है, वो भी अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। और ये काफी भरोसे तो दिए गए थे पास्ट में, पर somehow or the other अभी तक वो क्रियान्वित नहीं हुए हैं। और एक अजीबोगरीब बात है कि एफआरपी, जिसको कि हम लोग फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस भी बोलते हैं, वो नए सीजन के लिए ऑलरेडी इफेक्टिव हो गया है। तो इससे क्या है, महाराष्ट्र में और कर्नाटका में थोड़ा इंडस्ट्री तकलीफ में है कि स्टार्ट अभी हो या नहीं हो, कुछ ऐसी ये जद्दोजहद चल रही है। और एज इट इज भी गवर्नमेंट ने कर्नाटका में तो बोला कि 15 नवंबर के पहले आप मत स्टार्ट कीजिए। और मैं सुन रहा हूँ कि महाराष्ट्र ने भी बोला है कि 20 नवंबर से पहले आप इंडस्ट्री को ना स्टार्ट करें, क्योंकि यहाँ पे महाराष्ट्र में इलेक्शंस हैं। तो ये चीजें मैं समझता हूँ, आई होप गवर्नमेंट विल टेक सूटेबल एक्शन और ये बहुत ज्यादा इस पर टालम टोल नहीं होगी। क्योंकि अगर शुगर इंडस्ट्री और जो किसान है, इन दोनों का चोली दामन का साथ है। अगर एक को तकलीफ होगी तो दूसरे को भी तकलीफ होगी, ये लाजमी है। एब्सोल्युटली। मुझे याद है मिस्टर चतुर्वेदी, आपने हमसे कहा था कि डिलेड क्रशिंग को लेकर चिंता नहीं है, क्योंकि उससे यील्ड रिकवरी बेहतर हो जाएगी, तो वो एक बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो प्राइस रिवीजन है, अगर ये नहीं आता है तो वो उसका एक हम इम्पैक्ट या एक डोमिनो इफेक्ट यहाँ पर बनता हुआ देखेंगे। अब ये सवाल हमने इसमा से भी किया कि अगर 15 तक, 20 तक, और कोई रीज़न नहीं है कि सरकार इसे अनाउंस ना करे, अगर ये इस तरह डिले होता गया तो क्या है, क्या मिल्स फिर करना चाहेंगी, क्या एक्सपेक्टेशन है आगे, क्या आप लोगों की बातचीत है? देखिए, हम लोगों को एज इट इज भी इंडस्ट्री चाहती है कि जितना मैक्सिमम एथेनॉल सीजन के टाइम में बनाया जाए जूस से, वो बनना चाहिए। उससे शक्कर का मतलब वॉल्यूम घट जाता है, तो इससे क्या बाजारों को थोड़ी राहत मिल जाती है। एज इट इज भी आप देखिए, इस साल ऑलमोस्ट 8 साढ़े 8 मिलियन टन के आसपास हम लोगों को ओपनिंग स्टॉक था 1 अक्टूबर को। और अगर तो एथेनॉल कम बना तो वही उस सिचुएशन होगी कि अपने पास वी विल बी सेटल्ड विद शुगर, जिसकी की कोई जरूरत नहीं है अपने को ब्याज भुगतने के लिए। केवल बैंकों के लिए अल्टीमेटली इंडस्ट्री फिर काम करेगी। तो दैट डजंट मेक सेंस। और
एज इट इज मेरे को एक चीज जो लॉजिक नहीं समझ में आती है वो ये है कि गवर्नमेंट को एथेनॉल के प्राइस रिवीजन में या एमएसपी में अल्टीमेटली क्या प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि जहां तक है कंज्यूमर देगा ना ये पैसा, गवर्नमेंट तो कोई सब्सिडी दे नहीं रही है। अल्टीमेटली अगर मान लीजिए 70 या 72 रुपए का दाम हो जाता है शुगर एथेनॉल का, कंज्यूमर तो वही 100 रुपए पेट्रोल का दाम देगा। और सिमिलरली शुगर के साथ भी वही है। मैं नहीं समझ रहा किस लिए ये अटक रहा है डिसीजन। तो मिस्टर चतुर्वेदी, फिर अब यहाँ से क्या निकाल है? क्या इन्हीं लेवल्स पे शुरुआत कर ली जाएगी? क्या इंडस्ट्री क्रशिंग शुरू कर देगी कि जब प्राइस तय हो तब हो? या आपको लगता है कि आज 4-5 तारीख 15 तारीख तक भी अगर यहाँ पर शुरू होता है तो यानी कि अगला हफ्ता 10 दिन ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट रहेगा और यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन सरकार की तरफ से हम आता हुआ देखेंगे? हम लोग एक्सपेक्ट तो यही कर रहे हैं कि अगले 8-10 दिन के अंदर गवर्नमेंट इसके ऊपर वो देगी। क्या है कि जहां तक इलेक्शंस का सवाल है या ये सब तो चलते रहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तान में कोई भी शायद ऐसा महीना नहीं होगा या कोई भी क्वार्टर नहीं होगा जहां कोई ना कोई इलेक्शन नहीं हो रहा होगा। और इसके चलते नॉर्मल एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस को लटका देना या ना लेना, मैं समझता हूँ ये कहीं तक ये औचित्य नहीं है। और महाराष्ट्र का इलेक्शन है या झारखंड का इलेक्शन है, ये उसके बाद थोड़े दिन बाद दिल्ली का इलेक्शन आएगा, तो मैं समझता हूँ उसके चलते ये जो नॉर्मल डिसीजंस हैं ये ना लेने की कोई लॉजिक नहीं दिखाई देती है। लेट अस होप। बट जहां तक आपका जो क्वेश्चन है कि क्या होगा, ये कहना मुश्किल है। बस इंडस्ट्री का देखिए एक स्टेज वो आएगी कि चलाना तो पड़ेगा पड़ेगा, और चलाएगी भी इंडस्ट्री, और थोड़ी तकलीफें पाएगी। और उसमें तकलीफों में मैं समझता हूँ किसानों को भी भागीदार होना पड़ जाएगा। ये हो सकता है ये। अब एक और चीज़ यहाँ पर एज ऑफ नाउ अतुल जी, क्या है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके लिहाज से? और दूसरा, किस तरह की मांग एज ऑफ नाउ मार्केट में बनती हुई नजर आ रही है? और जिस तरह के जो प्राइसेस प्रिवेल कर रहे हैं एज ऑफ नाउ कंट्री में, जो पिछले साल से थोड़े कमज़ोर हैं, इन सब का क्या सेंस है? देखिए जहां तक कॉस्टिंग का सवाल है, इसके ऊपर ये क्या नाम, नेशनल शुगर फेडरेशन ने बड़ा बढ़िया काम किया था। और उनके हिसाब से तकरीबन 42 रुपीज के आसपास का आज की तारीख में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है शुगर का, 42 रुपीज किलो के आसपास। पर मैं समझता हूँ कि 31 रुपीज से 42 करना हो सकता है कि गवर्नमेंट के लिए थोड़ा तकलीफ दे हो, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर और ये सब। मैं समझता हूँ पर कहीं ना कहीं ये लेवल 38-39 इस लेवल पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को एमएसपी फिक्स करना चाहिए। उसमें कोई लॉजिक नहीं है कि रोकने के लिए। और अगर नहीं होगा तो वैसे, और अगर एथेनॉल कम बना तो आप देखिएगा फिर शुगर के दाम हो सकता है कहीं और ज्यादा नीचे न चले जाएं, और इंडस्ट्री फिर पुराने जो तकलीफें हुआ करती थी कि गन्ने का पेमेंट अटक रहा है वो सब रखा है, वो कहीं दोबारा ना आ जाए। मैं समझता हूँ ऐसा गवर्नमेंट नहीं आने देगी, क्योंकि ये काफी प्रोएक्टिव गवर्नमेंट है। और ये समझते भी हैं कि कहाँ क्या टाइमली करना चाहिए। होप दे विल डू इट नाउ। अतुल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली ये मांग है यहाँ पर चीनी मिलों की तरफ से। आपको याद दिला दें कि आज ज़्यादातर चीनी के स्टॉक्स में भारी गिरावट भी देखने को मिली। 2 से 6% तक की मंदी हमने यहाँ पर आते हुए देखी। ऑफकोर्स कंसर्न्स हैं यहाँ पर बाजार को लेकर, और जैसे कहा गया कि चीनी की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 42 है, लेकिन चीनी का मिनिमम सेलिंग प्राइस यहाँ पर 31 रुपये पर अटका हुआ है पिछले 4 सालों से। और जहाँ तक एथेनॉल प्राइस रिविजन की बात है वो भी नहीं हुआ है। तो ये 2 चीज़ें हैं जिसका इंडस्ट्री एज ऑफ नाउ यहाँ पर इंतजार कर रही है। बात चीनी की कर रहे हैं तो साथ में यहाँ पर अब बाकी एग्री कमोडिटीज भी ले लेते हैं। हमारे साथ वंदना तो है ही। वंदना, कैसे देखती हैं आप ओवरऑल एग्री एज अ पैक को, और यहाँ पर क्या होंगी आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज? यहाँ पे मिक्स है रुझान मनीषा। मुझे लग रहा है कि ग्वार काउंटर काफी यहाँ पे गिरा हुआ था, अब यहाँ पे एक बाउंस आना चाहिए। तो करीब करीब 10,700 के करीब एक बाइंग लेवल रहेगा, सजेशन रहेगा। 11,100 का टारगेट रहेगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 10,500 का। दूसरी कमोडिटी मुझे लग रहा है कि कॉटन ऑयल सीड केक है, वहां पे भी एक बाइंग जो है फिर फ्रेश बाइंग दिख रही है। तो 2904 एक लेवल होगा जहां बाइंग करनी चाहिए, टारगेट रखना होगा। थोड़ा पोजिशनल कॉल है 2980 का, तो स्टॉप लॉस लगाना होगा 2870 का। लेकिन कैस्टर में मुझे लग रहा है कि अभी जो स्ट्रेंथ है वो नहीं दिख रही है, सेलिंग साइड ही यहाँ पे रहना चाहिए। 6560 एक लेवल रहेगा जहां पे सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए, टारगेट होगा 6480 का, तो स्टॉप लॉस लगाना होगा 6600 का।
ऑलराइट, तो वो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज हैं यहाँ पर एग्री एज अ स्पेस में, लेकिन इसी के साथ कच्चे तेल पर बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ उछाल देखने को मिला है। कुणाल, ओपेक के रियलाइज की तरफ से जो स्टेटमेंट्स हैं ओवर द वीकेंड आई हैं कि यहाँ पर आउटपुट में बढ़त को और भी डिले किया जा सकता है, ये दूसरी बार ऐसा किया जाएगा। उसका एक इम्पैक्ट हमने आता हुआ देखा, डॉलर इंडेक्स में कुछ गिरावट है, उसका कुछ फायदा भी बनता हुआ देखा, लेकिन अब यहाँ से क्रूड प्राइसेस को लेकर क्या सेंस? जी देखिए, पहले जो ट्रेड था वो बाय गोल्ड एंड सिल्वर एंड सेल क्रूड ऑयल, वो ट्रेड पूरा रिवर्स होता हुआ नजर आ रहा है। बिकॉज जैसे आपने देखा, ओपेक की ओर से स्टेटमेंट आया है कि हम लोग ऑयल का आउटपुट नहीं बढ़ाएंगे। सो इसके चलते हुए ऑयल इज लाइकली टू गो अप टू 6100 6150 ऑन MCX, और दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑयल। सो 6000 के आसपास बाय करना चाहिए 5940 के स्टॉप के साथ, और 6100 और 6150 के टारगेट के लिए वेट करना चाहिए। साथ ही नेचुरल गैस को कैसे देखेंगे आप? नेचुरल गैस स्टिल वेरी मच वेदर ड्रिवन कमोडिटी। नेचुरल गैस पे भी मेरी राय में ये जो अभी हरिकेन की न्यूज़ है उसके कारण तेजी दिखेगी नेचुरल गैस में। सो करंट मार्केट प्राइस पे भी आप बाय कर सकते हो। मुझे नेचुरल गैस भले ये हफ्ते में तेजी का ही रुझान नजर आ रहा है। जो नवंबर कॉन्ट्रैक्ट है नेचुरल गैस का, वो धीरे धीरे 230 235 के स्तर आते हुए आपको देखने मिलेंगे। 221 के आसपास बाय कर सकते हैं, और स्टॉप लॉस लगाना होगा आपको 216 का, और 230-35 के बीच में प्रॉफिट बुक करना। ऑलराइट, क्योंकि आपने एक रिवर्स ट्रेड की यहाँ पर बात की कुणाल, तो आपको क्या लगता है जिस तरह की कुछ हल्की जो गिरावट है हमने सोने चांदी में आते हुए देखी है, क्या वो और गहरा सकती है? क्या ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज है, या फिर ट्रेडर्स को यहाँ पर शॉर्ट करने की भी उम्मीद मिलेगी? तो पूरा यूएस इलेक्शन की ऊपर फोकस है। कौन आएंगे, ट्रम्प साहब आएंगे या कमला हैरिस जी आएगी, वी डोंट नो। सो ट्रम्प इज अगर ट्रम्प इलेक्ट होके आता है तो चाइना के ऊपर टैरिफ लग सकते हैं। ये सब चक्कर में जियोपॉलिटिकल बढ़ जाएगा, तो गोल्ड सिल्वर पॉजिटिव रहेंगे। आज ट्रेडिंग के लिहाज से मुझे लग रहा है सिल्वर अराउंड 94,900 के आसपास ट्रेड हो रही है। वो नीचे में आपको 94,000 93,800 तक देखने मिल सकती है दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट। और जहां तक गोल्ड की बात करेंगे तो 78,000 तक गोल्ड दिख सकता है। तो कुछ गिरावट यहाँ पर देखने को मिल सकती है, 400-500 रुपए की गिरावट सोने में, और चांदी में कपल ऑफ थाउजेंड की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल पाएगी। वंदना, आपका क्या सेंस है? ऑफकोर्स 24-40 घंटे अब यहाँ पर बचे हैं ये देखने के लिए कि कौन यूएस का अगला प्रेसिडेंट है, और उसके बाद यहाँ पर मार्केट्स में एक रिएक्शन भी बनता हुआ नजर आएगा। इस बीच उस इवेंट से पहले आप क्या करना चाहेंगी सोने में? मनीषा, काफी बार हम लोगों ने देखा है कि नेक टू नेक फाइट होती है, क्लैरिटी नहीं होती है यूएस इलेक्शंस में। यहाँ पे भी बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है। इसके पहले हम लोगों ने ये देखा है कि डॉलर इंडेक्स में फॉल है, गोल्ड में फॉल है, एक स्टैटिक मूवमेंट है, लेकिन ट्रेजरी में काफी अच्छी एक बाइंग आई है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे फॉल तो रहना चाहिए गोल्ड में। और गोल्ड में मुझे लग रहा है कि अगर बात MCX की जाए तो 78,450 के करीब 400 के करीब यहाँ पे एक सेलिंग करनी चाहिए। 78,100 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 78,550 के करीब का। और मुझे लग रहा है कि सिल्वर में अभी एक करेक्शन का फेज यहाँ पे रहना चाहिए, और 94,000 से लेके 93,500 का एक रेंज है, वहां तक ये कमोडिटी सपोर्ट ले सकती है। और सिल्वर की अपनी चाल है, क्योंकि अभी बेस मेटल में हम लोगों ने चाइना से के न्यूज के बाद स्ट्रेंथ आता हुआ भी देखा है, लेकिन उसका फर्क यहाँ पे नहीं पड़ रहा है सिल्वर पे। सिल्वर में ज्यादा फॉल दिख रहा है। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो भी यहाँ पे थोड़ा सा अप्रिशिएट होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, कॉस्टली होगा ये ऑफ कोर्स, और नीचे की तरफ 93,500 का एक सपोर्ट ले सकती है। इंटरनेशनल मार्केट में भी मुझे लग रहा है कि $32 का एक सपोर्ट है सिल्वर में, तो सिल्वर के लिए भी गिरावट का रुख रहेगा। और गोल्ड में भी मुझे लग रहा है कि एक फॉल यहाँ पे आना चाहिए। और ये चीजें थोड़ी सी डिस्काउंट हुई हैं ऑलरेडी मार्केट में कि फेड इस पर 25 बेसिस पॉइंट का कट करेगा, तो 90% की जो प्रोबेबिलिटी है काफी पहले से आ रही थी। तो ये चीज यहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंट होता हुआ नजर आ रहा है, और मार्केट ध्यान देगा कि अब फेड यहाँ पे नेक्स्ट मीट के लिए क्या बोलते हैं और वो क्या अनाउंसमेंट करते हैं। वेल एब्सोल्युटली 25 बेसिस पॉइंट की रेट कटौती यहाँ पर बाजार फैक्टर इन कर चुका है, लेकिन उसके बाद क्या होगा, क्या गाइडेंस है, किस तरह की टोन रहती है, बाजार उसको रिएक्ट करेगा। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकते हैं। जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे बेस मेटल्स की, बताएंगे आपको ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, बिकॉज ये एक सेगमेंट था आज यहाँ पर जहाँ कमोडिटी और कमोडिटी रिलेटेड इक्विटीज दोनों में हमने हल्की सी बढ़त आते हुए देखी।
स्वागत है आपका। नजर आप यहाँ पर मेटल्स में डालेंगे क्योंकि यहाँ पर आज के दिन में भी तेजी देखने को मिली है। करीबन 1 से 1.5% की बढ़त के साथ यहाँ पर कॉपर में कारोबार है। एक्चुअली अगर इक्विटी मार्केट्स को देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी सारे सेक्टर्स में गिरावट थी, लेकिन मेटल एज स्टॉक्स यहाँ पर थोड़ा सा बेहतर करते हुए दिखे। कुणाल, चाइना की तरफ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अटेंशन है। बहुत सारी रिपोर्ट्स ये सजेस्ट करती हैं कि 10 ट्रिलियन युआन का यहाँ पर एक स्टिमुलस मेजर हम आता हुआ देखेंगे, जो बाजार अभी एज इन नाउ फैक्टर इन कर रहा है। क्या कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं इस हफ्ते से, क्योंकि एक के बाद एक बड़े बड़े इवेंट्स हैं, डेटा भी यहाँ पर रिलीज होंगे। आप कैसे देखते हैं मेटल्स को? मेटल्स ध्यान तेजी है, इट्स लुकिंग वेरी बुलिश टू मी। मुझे लग रहा है कि मेटल्स में मौजूदा स्तर से आपको मिनिमम कंजर्वेटिवली 5% का अपसाइड देखने मिलेगा। सो एकदम नो ब्रेनर है। देखिए आप 4 तारीख आज से चाइना में मीटिंग स्टार्ट हुई है, 4 से 8 तारीख तक मीटिंग है। टाइमिंग देखिए, 4 तारीख को यूएस का इलेक्शन है, 4 तारीख को ही मीटिंग स्टार्ट हुई है। अगर ट्रम्प साहब आते हैं या हैरिस जी आते हैं, दोनों में से एक कोई भी आता है, अकॉर्डिंगली दे विल गिव द नंबर, दे विल रिलीज द नंबर। एक चीज जो मुझे ये टाइम बहुत श्योर लग रही है, देयर विल बी सम नंबर, बिकॉज अगर ट्रम्प साहब आ गए तो चाइना के ऊपर टैरिफ आने, और टैरिफ आते ही इकोनॉमी खराब होने के पहले ही चाइना उसका काउंटर मेजर्स ले रही है। तो मुझे लग रहा है 1 से 1.5 ट्रिलियन डॉलर का पैकेज आना चाहिए चाइना में, और दैट शुड बी बुलिश फॉर मेटल्स। सब मेटल्स में तेजी होनी चाहिए। सो शॉर्ट टर्म में 1-2% की वॉलेटिलिटी देखने मिल सकती है आपको, बट ट्रेंड तेजी का ही है। कुणाल, अगर इसे ऐसे स्टैक करना हो तो कौन से मेटल्स में आपको ज्यादा बढ़त नजर आती है, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम के बीच में? देखिए कॉपर मुझे सबसे बेटर लग रहा है, क्योंकि कॉपर में जो कॉन्सेंट्रेट मार्केट है वो बहुत टाइट है। रिफाइन में प्रोडक्शन ज़्यादा है, रिफाइन मेटल्स का स्मेल्टिंग कैपेसिटी कॉपर की बढ़ गई है चाइना और दूसरी जगह पे। तो जहाँ पे कॉन्सेंट्रेट में शॉर्टेज है वो है कॉपर। तो मैं सबसे पहले प्रेफर करूँगा कॉपर को। 850 में बाई कीजिए, ऊपर में आपको धीरे धीरे 880 890 की ओर जाता हुआ नजर आएगा। स्टॉप लॉस रखना है आपको तो डेफिनेटली अराउंड 835 834 के आसपास स्टॉप लॉस रखिए, और वेट कीजिए टारगेट्स के लिए जो मैंने दिए है। सेकंड, एल्यूमिनियम मार्केट टाइट है, बॉक्साइट मार्केट टाइट है। सो रॉ मटेरियल के प्राइसेस ऊपर आने के कारण कॉस्ट कर्व सब एल्यूमिनियम का बढ़ जाएगा। सो वो भी एक है। और दूसरा, डिमांड साइड, अगर चाइना पैकेट लाता है तो डिमांड भी बेटर होगी, तो एल्यूमिनियम। और थर्ड, जिंक। वंदना, आप किसको देखेंगी कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक में से, और आप इसे कैसे स्टैक करेंगी? मुझे लग रहा है मनीषा यहाँ पे जिंक और कॉपर के साथ जाना चाहिए। जिंक पे काफी ज्यादा डेफिसिट आया है यहाँ पे, तो 850 के करीब यहाँ पे कॉपर में बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। यहाँ पे टारगेट होगा 862 का फर्स्ट, सेकंड होगा 870 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 842 के करीब का। और मुझे लग रहा है कि जैसे जैसे चाइना का धीरे धीरे पीएमआई अब 50 से अबव जा रहा है, ये काफी पॉजिटिव इंडिकेशंस है। और काफी सालों बाद, उनके बाद, काफी महीनों बाद इनफैक्ट कह सकते हैं कि ग्रीन सिग्नल्स आने शुरू हुए, ग्रीन शूट्स। तो मेरे ख्याल से जिंक में भी यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 285 के करीब बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी, टारगेट होगा 295 का, स्टॉप लॉस 280 के करीब का लगाना चाहिए। और मुझे लग रहा है कि धीरे धीरे जिंक एक बार 300 के करीब जाने की भी कोशिश करेगा इस रैली में। तो तेजी यहाँ पर बेस मेटल्स में है, जैसे कुणाल आपको कह रहे हैं, नो ब्रेनर है, यहाँ पर इन्वेस्टेड रहना है और कंजर्वेटिवली 5% की तेजी देखने को मिल सकती है। एक चीज़ जो लगातार बाजार को इम्पैक्ट कर रही है वो है डॉलर इंडेक्स, और आज हमने यहाँ पर हल्की सी गिरावट का असर भी आता हुआ देखा। कुणाल, क्या सेंस है करेंसीज एज अ मार्केट में, क्योंकि सेफ हेवन बाइंग जिस तरह की जिट्रीनेस है उसका हमने सोने और डॉलर इंडेक्स दोनों को साथ में ऊपर चढ़ता हुआ देखा था। इस हफ्ते की शुरुआत में हमें इन दोनों ही सेफ हेवन्स को नीचे आते हुए देखा है। ये देखिए, जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स था, जो स्ट्रॉन्गर आउट ऑफ द विंडो है वो सब साइड पे रह गया। अप्रैल महीने में जब गोल्ड में तेजी हुई थी तभी भी डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हुआ था। लास्ट 2 महीने में गोल्ड में तेजी हुई तभी भी सितंबर और अक्टूबर में डॉलर इंडेक्स 5% स्ट्रांग हुआ है, और गोल्ड के प्राइसेस उसके बाद भी $100-150 बढ़े। सो ये सब अभी मायने नहीं रखता है ज्यादा। डॉलर का फंडामेंटल ट्रेंड नीचे का ही है, क्योंकि यूएस में रेट कट होने वाले हैं, एग्रेसिवली होने वाले आने वाले महीनों में। यूएस के पास कोई चॉइस ही नहीं है कि वो एग्रेसिव रेट कट ना करे। सो मुझे नहीं लगता है जो 104, 40, 50 के हमने लेवल देखे थे वो पीक है, और धीरे धीरे फिर से डॉलर इंडेक्स 102, 101 ये लेवल्स पे आपको कंफर्टेबली ट्रेड करता हुआ नजर आएगा।
इस हफ्ते में आप दोनों ही क्या राय देंगे यहाँ पर ट्रेडर्स को, क्योंकि इस तरह की ट्वीट्स हमारे पास काफ़ी सारी आ रही हैं, क्योंकि हम बार बार डाल रहे हैं कि ये डेटा हैवी वीक है, तो कैसे अप्रोच किया जाए मार्केट्स को। जिस तरह का सेल ऑफ हमने आज यहाँ पर एशियन मार्केट्स में, स्पेशली इंडियन मार्केट्स, इक्विटी मार्केट्स में आता हुआ देखा है, उसका इम्पैक्ट शायद हम दूसरे एसेट क्लासेस पे भी पड़ता हुआ देखेंगे। तो कुणाल, पहले आपकी इसमें क्या राय है, कैसे अप्रोच किया जाए ये हफ्ता, कहाँ लॉन्ग, कहाँ शॉर्ट, या साइडवेज रुकें, या किस तरह से अपनी पोजिशंस बनाएं? ओके, सबसे पहले जो शॉर्ट है वो मुझे मेटल्स लग रहा है। मेटल्स में डिप्स पे तो बाई करना ही है, जो भी डिप्स आती है उस पर मेटल्स बाई कीजिए। अभी बात आती है गोल्ड और सिल्वर की। गोल्ड और सिल्वर मेरी राय में अगर आपको लॉन्ग पोजीशन लेनी है तो मेरे हिसाब से 90 to 93,000 के बीच में सिल्वर, और अराउंड गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड अराउंड 77,800 के आसपास गोल्ड, ये सब लेवल आता है तो वहां से आपको बाइंग करनी चाहिए। सिल्वर इन पर्टिकुलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, नीचे आता है तो सिल्वर पहले लेना चाहिए। अराउंड 93,000 92,000 के बीच में 100% सिल्वर में बाइंग करनी चाहिए। और जहाँ तक ऑयल की बात है, ऑयल तो तेजी ही लग रहा है। सो मेटल और ऑयल में तो एकदम तेजी है। गोल्ड और सिल्वर में थोड़ा रुक के बाई करना, ऑलरेडी बढ़ा हुआ मार्केट है तो करेक्शन थोड़ा बहुत आ सकता है, कोई रीजन के बिना भी आ सकता है। जो आज 2 दिन में हम देख रहे हैं, नॉन फार्म पेरोल्स 12,000 ही आए थे 2,25,000 के सामने, उसके बावजूद भी गोल्ड और सिल्वर दोनों नीचे आ गए। सो दिस इज नॉट, कोई विदाउट एनी रीजन गोल्ड और सिल्वर में प्रॉफिट टेकिंग आ सकता है, एंड यू शुड एक्सपेक्ट दैट। इट इज वेरी हेल्दी। 35% ये साल और 25% लास्ट साल, तो 60% बढ़ने के बाद छोटे मोटे करेक्शन तो आएगी मार्केट में। तो गोल्ड सिल्वर थोड़ा रुकना चाहिए बाइंग करने के लिए, वो नीचे के लेवल पे लेने चाहिए। और क्रूड और मेटल्स तो अच्छा ही लग रहा है। तो सोने चांदी में खरीदारी यहाँ पर डिप्स पे करनी है, लेकिन मेटल्स और कच्चे तेल में करंट लेवल्स पे भी बाइंग की जा सकती है। ये इस हफ्ते के लिए है जो कि बहुत बहुत वॉलेटाइल है। वंदना, अगर आप एक बाय और एक सेल यहाँ पर एडवाइस करें इस हफ्ते के लिए, इररिस्पेक्टिव कि क्या रिजल्ट आता है, क्या डेट आता है, कितना रेट कट होता है, तो वो क्या कमोडिटीज हैं? फिर मैं जिंक बाय करूंगी। यहाँ पे रिकमेंडेशन रहेगी 285 के करीब बाय की। यहाँ पे 295 का टारगेट होगा, स्टॉप लॉस 280 का। और नेशनल गैस में 2 स्ट्रैटेजी मेरी होगी यहाँ पे। मुझे लग रहा है कि एक यहाँ पे बाइंग आएगी, पोजिशनल बाइंग आएगी, लेकिन फिलहाल एक करेक्शन है, माइल्ड टेम्परेचर है यहाँ पे। तो नेशनल गैस में यहाँ पे फर्स्ट तो मेरा यहाँ पे सेलिंग रिकमेंडेशन ही रहेगा। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 221 के करीब सेलिंग करना चाहिए, ऑलरेडी सेलिंग आ रही है। 214 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 225 के करीब का। लेकिन जैसे ये कमोडिटी 214 212 की रेंज में आती है, पोजिशनल बाय का बहुत बढ़िया मौका रहेगा, और वहां पे टारगेट होगा 238 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 208 का। तो यहाँ पे नेशनल गैस में इस हफ्ते सेलिंग और बाइंग दोनों की स्ट्रैटेजी बन सकती है, और जिंक में मैं यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन देना चाहूंगी स्ट्रॉन्ग। ऑल राइट, तो मेटल्स में यानी कि एक अच्छा श्योर शॉट यहाँ पर बाइंग रिकमेंडेशंस है। इस हफ्ते में आप यहाँ पर इन स्ट्रैटेजीज के साथ काम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया कुणाल, वंदना, आप दोनों का ही साथ जुड़ने के लिए, तमाम स्ट्रैटेजीज के लिए भी। बात अब यहाँ पर खाने के तेल की कर लेते हैं, और हमारे साथ सोपा के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर DN पाठक हैं। मिस्टर पाठक, बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। और जिस तरह का हमने प्राइस राइज आता हुआ देखा है, महाराष्ट्र के इलेक्शंस हैं और बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी मानी जा रही हैं कि जो सरकार की नीतियाँ रही हैं, चाहे वो इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की थी और बाकी सब, वो समहाउ पूरे पक्के तरीके से जैसे उन्हें काम करना था शायद नहीं की हैं। जी, एक्चुअली कमोडिटीज जो है वो कभी भी सरकार की नीतियों के हिसाब से या हमारे सोच के हिसाब से चलती नहीं है। कमोडिटीज का एक अपना बिहेवियर है। सरकार ने ड्यूटी बढ़ाई थी बड़े सोच के कि ऑयल सीड में कुछ प्राइस बेटर मिलेगी किसान को, वो नहीं हो पाई, और तेल के दाम थोड़े बढ़ गए हैं। लेकिन बड़ी भारी करेक्शन, गिरावट आई है सोयाबीन मील के दामों में। और जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ कि तीनों चीजें इंटर रिलेटेड हैं। तो ये GDGS जो इतना बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से सोयाबीन मील की डिमांड नहीं है, वो प्राइस को अफेक्ट कर रहा है। बाहर के मुल्कों में भी जहाँ से तेल हम मंगाते हैं वहाँ भी थोड़ी तेजी दिख रही है तेल में, और उसका भी एक वजह है कि तेल बढ़ा हुआ है। बाकी प्राइस की बात तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मुझे लगता है ये कि अभी कुछ जैसे बीन की प्राइस है, लोग सोच रहे थे कि बढ़ेगी जब खरीदी शुरू होगी, लेकिन वो भी अभी बढ़ती दिख नहीं रही है मुझे, क्योंकि काफी सारा अच्छा स्टॉक है, अच्छी उपज है। और बेसिक बात है कि सोयाबीन खली की डिमांड नहीं है, बहुत कम डिमांड कम है, वो एक बेसिक फैक्टर है।
मिस्टर पाठक, मैं बहुत सारी रिपोर्ट्स ये भी देख रही थी, तो जो डी-ऑयल्ड राइस ब्रांड है उसकी भी मांग नहीं है, उसके भी प्राइसेस में गिरावट देखने को मिली है। यहाँ पर भी एक्सपोर्ट शुरुआत की जाए, उसको अलाउ किया जाए, इसकी भी मांग यहाँ पर निकल के आई है। आप उसे कैसे देखते हैं और आप कहेंगे ओवरऑल एडिबल ऑयल पैक में बिट्स एंड पीसेस में कहीं ना कोई दिक्कत चली रही है? मुझे लगता है कि थोड़ा पॉलिसी ठीक से नहीं बन पा रही है, शायद एक समावेश नहीं और समन्वय नहीं बन रहा हर चीज का। जैसे डी-ऑयल्ड राइस ब्रान अभी बैंड है, अब क्यों बैन है ये नहीं मालूम है। कुछ साल पहले बैन किया था, तब शायद डिमांड की समस्या थी, लेकिन आज तो कोई समस्या नहीं है, तो उसको मुझे लगता है अलाउ करना चाहिए। अभी सोयाबीन खली की डिमांड बाहर के मुल्कों से आ सकती है, थोड़ी आ रही है, क्योंकि सोयाबीन के खली का दाम कम है, लेकिन DDGS तो ऐसा फैक्टर है, ऊपर से एक डिमांड उठ रही है कि सोयाबीन मील को अलाउ करना चाहिए, पोर्ट GM का। सो पॉलिसी जो है वो सारी चीजें इकट्ठी रख के देखी जाए, तब बनाई जाए तो बेहतर रहेगा। एक एक करके जब पॉलिसी बनाते हैं तो कहीं ना कहीं विसंगति पैदा होती है, जो भी हो रही है अभी। एक फाइनल सवाल मिस्टर पाठक, आपको लगता है महाराष्ट्र इलेक्शन से पहले यहाँ पर कुछ देखने को मिल सकता है? ज्यादातर लोगों का यही कहना है कि महाराष्ट्र को कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ही अफ्लुएंट स्टेट है, बहुत ज्यादा कुछ छेड़बदल करने की जरूरत नहीं है। मुझे पर्सनली नहीं लगता कि महाराष्ट्र इलेक्शन से की वजह से कोई और पॉलिसी फेरबदल होंगे, ड्यूटी गिरेगी, ड्यूटी बढ़ेगी घटेगी, मुझे नहीं लगता कम से कम। पॉइंट टेकन मिस्टर पाठक, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे कहा गया कि एक एक करके पॉलिसी बनाने की वजह से यहाँ पर एक समावेश नहीं है, पॉलिसीज़ का एक साथ यहाँ पर काम नहीं हो रहा। जो डी-ऑयल राइस ब्रांड है वहाँ पर हमने देखा है कि उसका एक्सपोर्ट बैंड है, अवेलेबिलिटी अच्छी खासी है, प्राइसेस नीचे लगातार आ रहे हैं, एक्सपोर्ट भी नहीं खुल पा रहा है, तो वहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं। जहाँ तक सोयाबीन की बात है, अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में गिरावट है, लेकिन भारतीय बाज़ारों में मील को लेकर चिंताएं हैं, DDGS को लेकर कुछ इश्यूज़ यहाँ पर हैं, तो काफ़ी कुछ यहाँ पर काम जहाँ तक एग्रीकल्चर है करने की ज़रूरत है। चीनी के बारे में हमने आपसे बात बताया ही, और एडिबल ऑयल में भी कुछ इसी तरह की दिक्कतें पॉलिसीज़ को लेकर फिलहाल बनती हुई। लेकिन इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज़ समाचार।